Welcome to Daily Current Affair. Today is 17th of February 2023. The question is Ministry of Coal launched which mobile app to curb illegal mining. अब illegal mining क्या होती है? जिस तरह से कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे सपोज करो वहाँ पे कोयला है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से वहाँ पे कोयला खोदने लगते हैं, या इसी तरह के कई जगह पे पत्थर होते हैं, उन पत्थर्स को निकालने लग जाते हैं, ठीक है, इलीगली। मतलब कि गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की उनकी परमिशन नहीं होती, वो वहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, खुदाई करने लग जाते हैं और उन चीज़ों को निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलीगल माइनिंग। सो उसको रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है खनन प्रहरी, ठीक है। खनन प्रहरी इसका नाम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप जिसका नाम है खनन प्रहरी। आपने नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक वेब ऐप भी है कोल माइन सर्विलेंस के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। मतलब कि जो कोल माइंस हैं उनको देखने के लिए, जो कोल माइंस है ना उनको देखने के लिए कि वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरह से मैनेज किया जा सके। उसका नाम है CMS, ठीक है। तो एक वेब ऐप भी है और एक क्या है, एक मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। मोबाइल ऐप का नाम है खनन प्रहरी, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है, जिस तरह का ये वेब ऐप है और एक क्या है हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, तो उसके थ्रू क्या होगा, जिस तरह से सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन क्या कर सकता है, इस ऐप पे जा सकता है, वहाँ पे क्या कर सकता है, इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसके बारे में कंप्लेंट जो है वो डाल सकता है मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के अंदर। तो मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर माइनिंग एरिया होगा वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, ठीक है, इलीगल कोयले की माइनिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। और किसके थ्रू, अगर इस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है तो सिटीजन थ्रू खनन प्रहरी मोबाइल ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मोबाइल ऐप जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, ठीक है, टू रिपोर्ट इलीगल कोल माइनिंग। इट इज़ अ टूल फॉर जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स फॉर एनी इलीगल कोल माइनिंग इंसिडेंट्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन टू एनी सिटीजन। कोई भी सिटीजन इस यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है किसी भी लोकेशन में पूरे के पूरे इंडिया में। तो इसका नाम है जो कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, जिसका नाम है खनन प्रहरी। So exercise Turkish is going to be organized between India and that is USA। तो इंडिया और USA के बीच में क्या हो रहा है, एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है तर्कश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम याद रखना है। ये इसका 6th एडिशन है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है तर्कश। किस किस के बीच में ये हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना, NSG कमांडो जो होते हैं NSG के, ठीक है, NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और दूसरा यूनाइटेड स्टेट के जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है, कोई एक स्पेशल ऑपरेशन होता है उसके लिए जो फोर्स होती है उसका नाम है US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, दैट इज़ SOF एंड NSG। इन दोनों के बीच में ये जो एक्सरसाइज ये हो रही है कहाँ पे, चेन्नई में। आपने ये नाम याद रखना है, कहाँ पे हो रही है, ये चेन्नई में हो रही है, ठीक है। आपको पता है कि आजकल क्या है, आजकल का जो ज़माना है वो केमिकल वेपन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों के पास, कंट्रीज़ के पास। बायोलॉजिकल वेपन्स, जिस तरह से कोरोना बोल रहे हैं कि चाइना का एक बायोलॉजिकल वेपन था, और रेडियोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इसको बोलते हैं CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। इन सभी वेपन्स, अगर सपोज करो इन सभी वेपन्स का क्या हो, इनमें से किसी भी वेपन का इंडिया के ऊपर या फिर किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर या फिर USA के ऊपर अटैक होता है, तो उसको टैकल करने के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स हमने देना है, तो इसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं NSG कमांडो एंड SOF फोर्स जो USA की है, वो करेंगी ताकि इस तरह के एक्टिविटीज़ और इस तरह के जो अटैक्स हैं उनसे बचाया जा सके लोगों को। तो केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स से लोगों को बचाया जा सके, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये हो रही है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट सेफ रिलीज, जिस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, हॉस्टेज होते हैं, उनको अच्छे से बाहर निकालना, ठीक है, एंड न्यूट्रलाइजेशन, जो केमिकल वेपन्स है उनके इफ़ेक्ट को कम करना ताकि लोगों को इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। डैश साइंस 470 एयरक्राफ्ट डील विद एयरबस एंड बोइंग।
दैट इज़ ए एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की डील की है, किससे? एयरबस एंड बोइंग के साथ। ये दोनों कंपनी है यूएसए की, ठीक है। तो आपको पता है कि टाटा की है ये कंपनी एयर इंडिया, ठीक है। 14 फरवरी को इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि हम 470 जो है एक वाइड बॉडी और नैरो बॉडी के जो एरोप्लेन है उनको खरीदेंगे। कौन किस किस से? एयरबस और बोइंग से, ठीक है। 470 में से जो 250 है वो एयरबस से खरीदेंगे और 220 जो है वो बोइंग से खरीदेंगे। ये जो कंपनीज़ है ये कंपनीज़ है यूएसए की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला है कि इंडिया विल इमर्ज, इंडिया जो है ये इस तरह से इमर्ज होगा, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट फॉर द एविएशन सर्किट इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह का क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी होगी, ठीक है। और इंडिया इनोवेशन सेक्टर विल नीड मोर देन 2000 एयरक्राफ्ट इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, मतलब कि अगले 15 सालों में इंडिया में 2000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स की और भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने एक उड़ान स्कीम, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये चलाई है इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंगली पहले हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे, अब हमारे पास 147 जो है वो एयरपोर्ट्स हो गए हैं लास्ट 8 सालों में, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक ये लॉन्च हुआ था 2016 में। रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब कि इंडिया के अंदर जो रीजन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनके बीच में कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो है उड़ान स्कीम जो है वो चलाई गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और उड़ान स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड, ताकि लोगों को एक अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायलेबल, मतलब कि कम प्राइसेस में उनको एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू प्लेन्स जो है उनको ट्रैवल वो ट्रैवल कर सकें आसानी से पूरे के पूरे ऑल इंडिया में। तो इसका ये मेन मतलब है कौन सी स्कीम का? उड़ान स्कीम का। तो 470 एयरक्राफ्ट्स की डील किसने की है? दैट इज़ एयर इंडिया में। और किस किस से खरीदेंगे? एयरबस और बोइंग जो कंपनीज़ हैं वो उनसे ये 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। सो विच स्टेट और यूटी इज़ टू होस्ट द इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, ठीक है। इंडिया की पहली, ठीक है, आपने नाम याद रखना है, इंडिया की सबसे पहली है फ्रोजन लेक मैराथन जो है वो कहाँ पे हो रही है? दैट इज़ बी लद्दाख। आपको पता है कि वहाँ पे कौन सी लेक है? पेंगोंग त्सो लेक है हमारे पास, कहाँ पे? लद्दाख में। वहाँ पे -30 डिग्री टेम्परेचर होता है आजकल, जिसकी वजह से ये क्या होती है, पूरी की पूरी फ्रोज हो जाती है। तो इसके ऊपर क्या होगी? इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, कहाँ पे? लद्दाख में। तो हाइट कितनी है यहाँ की? यहाँ की हाइट है 13,862 फीट, ठीक है। और 21 किलोमीटर की ये मैराथन होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? लुकुंग विलेज से स्टार्ट होगी और मान विलेज तक ये चलेगी। तो ये दोनों माइलस्टोन्स आपने याद रखने हैं कहाँ पे। और इसको ऑर्गेनाइज या फिर इसको कौन से ओवरसी करेगा? दैट इज़ इंडियन आर्मी और इंडियन तिब्बत फोर्स, दैट इज़ इंडियन आर्मी प्लस ITBP इसको क्या करेगा? ओवरसी करेगा, इस इवेंट को, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और इस मैराथन का नाम क्या है? इस मैराथन का नाम है लास्ट रन। और ये मैराथन क्यों हो रही है? लास्ट रन मतलब कि अंतिम रेस, ठीक है, अंतिम दौड़, ठीक है। क्यों ये मैराथन हो रही है? आपको पता है कि कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे एजिटेशन हो रहे थे, यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। तो वो ये क्यों कर रहे थे भूख हड़ताल? ताकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ना उसको बचाया जा सके। तो क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जो है ये लास्ट रन मैराथन आयोजित की जा रही है, कहाँ पे? पेंगोंग लेक, लद्दाख में। तो ये इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है इंडिया में, जो कि लद्दाख के पेंगोंग लेक पे हो रही है। हु वॉन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, ठीक है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो है किसने जीता है? दैट इज D, A एंड B, दैट इज अक्षदीप एंड प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी वीमेन कैटेगरी में और अक्षदीप ने मैन कैटेगरी में जो है ये टाइटल जीता है। जो ये रेस होती है ना, इसमें आपको दौड़ना नहीं होता है, इसमें आपको चलना होता है। चलने की तरह ये रेस होती है, थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, चलते चलते ही आपको इसको बोलते हैं कि ये रेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये चलते हैं, मतलब कि ज़्यादा इसमें जिस तरह की स्प्रिंटिंग होती है ना कि फास्ट दौड़ना होता है, इसमें फास्ट नहीं दौड़ना होता है, इसमें आपको बस चलते चलते ऐसा लगना चाहिए कि आप चल रहे हो, उस हिसाब से आपने अपनी रेस रखनी है। तो जो ये नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है, दोनों ने इसको जीता है, ठीक है। किसने? अक्षदीप और प्रियंका गोस्वामी ने। और दोनों ही क्वालिफाई हो गए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि अगले साल
होगा, जो कि इसी साल होगा। एंड द ओलंपिक, जो कि ओलंपिक होगा पेरिस में जो होगा नेक्स्ट ईयर में ओलंपिक, उसके लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि इसी साल होगी, उसके लिए भी ये दोनों क्या हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, अक्षदीप ने 20 किलोमीटर इवेंट में, ठीक है, अक्षदीप ने 20 किलोमीटर के इवेंट में गोल्ड जीता है, एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने। और वीमेन कैटेगरी में 20 किलोमीटर इवेंट में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है प्रियंका गोस्वामी, उन्होंने गोल्ड जीता है। और साथ में दोनों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक 2024 के लिए इन दोनों ने क्या कर लिया है, क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, मैन की 20 किलोमीटर वॉक इवेंट में अक्षदीप सिंह ने भी गोल्ड जीता है बाय क्लॉकिंग 1 घंटे और 19 मिनट 55 सेकंड में इन्होंने 20 किलोमीटर जो है वो क्या किया है, पूरा किया है, रेस पूरी की है। और ये एक तरह का एक नेशनल रिकॉर्ड भी इनका बन गया है। So cabinet approved signing of MOU between India and which country for cooperation in agriculture and allied sector? So agriculture और allied sector में cooperation के लिए इंडिया ने चिली के साथ, ठीक है, चिली एक कंट्री है, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली। इंडिया और चिली ने आपस में एग्रीकल्चर और allied सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU जो है वो साइन किया है। ठीक है, और ये जो MOU है ये कॉरपोरेशन प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर एंड allied सेक्टर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उसमें एक दूसरे की कॉरपोरेशन जो है वो होगी। ठीक है, इंडिया और चिली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप बनेगा, जो कि ये सारा का सारा काम देखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सुपरविज़न होगा, किस तरह से हमारे पास एग्रीकल्चर हो रहा है, रिव्यू होगा, इवैल्यूएशन होगा, जो भी मेथड्स हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे उसका सुपरविज़न, रिव्यू और इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और एक तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, और मीटिंग भी होगी, जो ये एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप बनेगा उसकी मीटिंग भी होगी साल में एक बार। ठीक है, द मेन एरिया ऑफ कॉरपोरेशन, कहाँ पे हम कॉरपोरेट करेंगे, लाइक एग्रीकल्चर में जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए। और मॉडर्न मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी हमने एग्रीकल्चर में यूज़ करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, प्रमोशन करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो सके। और कोऑपरेशन इन साइंस एंड इनोवेशन टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस, जो कॉमन चैलेंजेस आएंगे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में उनको दूर करने की कोशिश करेंगे दोनों देश, इंडिया एंड चिली, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स कलर्स टू, दैट इज़ बी हरियाणा पुलिस। तो इस बार का जो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है वो मिला है हरियाणा पुलिस को। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट कलर्स टू हरियाणा पुलिस। ये कौन देता है, वैसे ये हमारे पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये अवार्ड देती है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये अवार्ड जो है वो दिया है, किसको दिया है, हरियाणा पुलिस को। ठीक है, कहाँ पे दिया है, हरियाणा पुलिस एकेडमी इन करनाल्स मधुबन में ये अवार्ड दिया है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा जो आज तक जो है वो टोटल 10 स्टेट को ये अवार्ड मिला है। इससे पहले मध्य प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम को ये अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, और 10वीं स्टेट कौन बनी गई है, हरियाणा पुलिस, उनको भी ये अवार्ड मिला है। तो जो ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है जैसे मिलिट्री होती है, पैरामिलिट्री होती है और पुलिस होती है, इनको ये जो है ये वाला अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स 25 सालों से ज़्यादा जिनको काम करने में हो गए हैं, 25 साल से ज़्यादा उन्होंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, उसके लिए ये जो है अवार्ड जो है इनको दिया जाता है। इसमें एक रेप्लिका ऑफ फ्लैग जो है प्रेजेंट किया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिट को, जैसे हरियाणा पुलिस को ये मिला है तो उनको ये प्रेजेंट किया गया है इस बार। ठीक है, तो 25 साल मतलब कि 25 साल पुलिस आफ्टर रिव्यू ऑफ 25 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, मतलब कि पुलिस को ये दिया जाता है जो कि पुलिस और मिलिट्री और पैरामिलिट्री जिन्होंने 25 साल तक अच्छे से जो है सेवा की है देश की और लोगों की, उनकी डेडिकेशन के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स दैट इज़ IQ एयर, विच इंडियन सिटी इज़ मोस्ट पोल्यूटेड, दैट इज़ D
मुंबई। सो मुंबई सिटी जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है वो बन गई है। पहले कौन थी? दिल्ली थी। दिल्ली को पीछे छोड़ के अब मुंबई इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली सिटी जो है वो बन गई है। मुंबई हैज़ बीन रैंक्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, इंडिया में सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है और वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। पहले नंबर पे लाहौर पाकिस्तान है, दूसरे पे मुंबई इंडिया, तीसरे पे काबुल अफगानिस्तान, चौथे पे ताइवान की कोशिंग और बिशेक जो किर्गिस्तान की है, अकारा जो है वो घाना की है, क्राको पोलैंड की, दोहा कतर, अस्ताना कजाकिस्तान और सेंटियागो चिली की। तो ये सारी की सारी स्टेट्स सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो वहाँ पे है। सो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन वाली सिटी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो है लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली को जो है पीछे छोड़ दिया है किसने? मुंबई ने। और मुंबई पहली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली सिटी जो है वो इंडिया की बन गई है अकॉर्डिंग टू स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक